नमस्कार। सबसे पहले प्राचीन काल में जब नोट नहीं हुआ करता था, सिक्का नहीं हुआ करता था, तो लोग बटर सिस्टम से काम करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था। वो वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है और किसी और के पास एक और वस्तु है, तो वो अदला बदली कर लिया करते थे। तो इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाता था कि आप समझ लीजिए कि आपके पास एक वस्तु है और उससे बदला बदली करते हुए आपके पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो खराब होने का दिक्कत होता था। तो लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि जो वस्तु खराब ना हो, इसके वजह से लोगों ने सोना चांदी का पहले इंडिया में सिक्का पंचमार्क नाम से उसे चला करता था। लेकिन अब सिक्का चलने लगा तो लोग इकट्ठा भी रख रख सकते थे और वो खराब होने का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गया। एक प्रॉब्लम वो क्या आ गया कि आप समझ लीजिए कि अगर दूसरे थोड़ा व्यापार करना हो तो अच्छा है, अगर ज़्यादा व्यापार करना हो तो आपको ज़्यादा मुद्रा देना पड़ता था। अगर सोचिए आप दूसरे जगह अगर दूर है तो वहाँ ले जाने में लोगों को चोरी का भी डर रहता था, लोग लूट भी लेते थे। हाँ, इस तरीके के प्रॉब्लम आता था तो लोग तो अ- इसके सॉल्यूशन के लिए लोगों ने क्या किया, सरकार क्या किया कि हमारे पास आप सोना रख सकते हैं और उसके बदले में आप हमारे से ये नोट मुहर मारा हुआ नोट लेके देखेंगे। मुगल काल जब आते आते हैं तो सिक्का को क्या हो गया, वो नेशनलाइज करने लगा। सिक्का को बहुत ही महत्व दिया गया। उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आए, तो जब ब्रिटिश सरकार का राज आया तो 1835 में ब्रिटिश सरकार यूनिफॉर्म करेंसी एक्ट लेके आया। वो क्यों लेके आना पड़ा, अब सवाल है ना। तो इसका मेन वजह था कि आप पहले इंडिया में बहुत सारे कबीलाई शासन हुआ करता था। अब कबीलाई शासन यानी कि किसी एक राजा का, मान लीजिए एक कोई राजा लखनऊ में है, उसका सिक्का उसके मुताबिक ढाला हुआ करता था। मतलब उसके मात्रा कम। और मान लीजिए जो कलकत्ता में है तो उसका अलग सिक्का ढाला हुआ करता था, तो उसका मूल्य अलग हो जाता था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इस तरीके के यूनिफॉर्म करेंसी एक्ट लेके आया और ब्रिटिश सरकार ने ही एक पैमाने पर छापना शुरू किया। उसके बाद में 1861 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक पेपर करेंसी एक्ट लेकर आया। तो पेपर करेंसी एक्ट मतलब कि उससे ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि ब्रिटिश सरकार ही पेपर नोट छाप सकती है। तो 19 1935 में आरबीआई का स्थापना किया ब्रिटिश सरकार ने। तो आरबीआई का स्थापना हुआ तो उसके बाद 1938 में जाकर आरबीआई सबसे पहला नोट 5 रुपया का नोट छापा था। उसके बाद में आरबीआई आज भी नोट छापा करती है। लेकिन इस पे नोट छापने का इस पे बाद में करेंगे। फिर पहले बता देते हैं कि देश 1949 में भारत ने पाउंड से रुपया को अलग कर दिया था। और 1957 में भारत सरकार ने डेसिमल प्रणाली अपनाया। तो फिर पहले क्या चलता था, पहले देखिए पहले नॉन डेसिमल प्रणाली चला करता था। जैसे ब्रिटिश में ब्रिटिश सरकार के पास पाउंड सेलिंग और पेंस के हिसाब से ये सिक्के चले करते थे। तो वो ये ऐसे समझिए कि आपके पास एक एक पाउंड है, यानी कि 20 सेलिंग हुआ और एक सेलिंग बराबर यानी 12 पेंस होता हुआ करता था। इसी तरीके से रुपया भी हुआ करता था। रुपया में एक रुपया बराबर 16 आना और एक आना में 4 पैसा हुआ करता था और एक पैसे में 3 पाई हुआ करता था। इस तरीके से नॉन डेसिमल सिस्टम चल रहा था इंडिया में। लेकिन
भारत सरकार ने इसे 100 पैसा बराबर 1 रुपया डेसिमल। इससे क्या हुआ कि लोगों को गुना करने में, खासकर फाइनेंस और बैंकों में आसान हो गया। इस तरीके से अब बात करते हैं कि आरबीआई आखिरकार रुपया क्यों नहीं छाप लेती है, और रुपया छापने का अधिकार है तो ज़्यादा क्यों नहीं छापती है, और इसका क्या रीजन है। ज़्यादा रुपया अगर कि आरबीआई कैसे काम करता है, तो आरबीआई इस तरीके से काम, उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी होता है जो मुद्रा मार्केट में मुद्रा की मात्रा कितना होनी चाहिए और इन्फ्लेशन कितना है देश में, और ये भी तय करता है कि आपका रेपो रेट दर कितना है। इसके थ्रू अब आप समझिए, देखिए कि आपके पास मार्केट में रुपया अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी महंगाई ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है कि उसको रुपया को कम छापता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास रुपया का स्टॉक ज़्यादा नहीं रहता, तो लोग ऑटोमेटिक क्या होता है उससे कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे नहीं, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन यानी महंगाई धीरे धीरे कम हो जाता। लोग दुकानदार के पास सामान खरीदेंगे नहीं होता, तो दुकानदार अपने आप भाव नीचे कर देगा। अगर देखिए देश में जीडीपी अगर बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ होगा तो नोट का आवश्यकता होगा, तो उसके हिसाब से आरबीआई मॉनिटरी करता है। उसके बाद में आप अगर पुराने जो नोट हैं, तो अगर फटे हुए नोट अगर जाते हैं बैंक में, तो उसके हिसाब से वो आरबीआई छापने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को रेफर करता है या भेजता है छापने के लिए। तो इस तरीके से आरबीआई काम करता है। एक और है, अगर मान लीजिए कि पेमेंट करते हैं, पे फोन हो गया, गूगल पे हो गया और यूपीआई से, तो इस तरीके से आपका नोट का मात्रा कम होगा। आप नोट से नहीं बल्कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो नोट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आरबीआई नोट कम छापेगा। इस तरीके से आरबीआई मेंटेन करता है। और आगे देखते हैं आरबीआई सबसे पहले ये आखिर कैसे करता है। जानते हैं आप जब एटीएम से पैसा, तो आरबीआई वहाँ भी आंकड़ा देखता है, बैंक कितना लोन देता है वो भी देखता है कि हाँ वहाँ से भी आंकड़ा इकट्ठा करता है, और पर्व जैसे फेस्टिवल में कितना पैसे निकल रहे हैं, इस तरीके का आंकड़ा अगले साल का भी आरबीआई के पास होता है। इस तरीके से वो एक सीएमडी हर 2 महीने पे बैठती है, यानी उसमें 6 सदस्य होते हैं और बैठते हैं। उसके बाद वो निर्णय लेते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनली भेजते हैं। उसके बाद कोलकाता में प्रिंटिंग मशीन है पैसा छापने के लिए, पैसा छपता है। फिर उसके बाद में एटीएम के द्वारा एटीएम में डाले जाते हैं, बैंकों के द्वारा लोन दिए जाते हैं। इस तरीके से पैसे फिर आपके पास मार्केट में आ सकता है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन कम करना है तो आरबीआई पैसा कम छापती है, कम लोन देती है। रेपो रेट बढ़ा देगी तो आप लोन लेने जाएंगे ही नहीं, तो आपके पास पैसा मार्केट में कम होगा, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इस तरीके से आरबीआई काम करता है। आई होप कि आप